गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रेम सर दिलेस एकेडमी मोतिहारी से। आज फिर हमारा क्लास है जीके जीएस के लिए। और आज का टॉपिक क्या है? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के अंदर क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जिसको इंग्लिश में वल्केनो कहते हैं, आज हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक और आज का लेक्चर बिहार एईडीओ एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी एग्जाम के लिए, बिहार सब इंस्पेक्टर यानी बिहार दरोगा एग्जाम के लिए और बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए क्या हुआ? उपयोगी होगा। जो एक शब्द है ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर वो छिद्र या बीवर जिससे लावा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत है और बीच से क्या हुआ? लावा निकल रहा है। ये हमारा सरफेस है और इससे जो लावा निकलता है, इसी सतह से जो लावा निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ज्वालामुखी के लावा में यदि सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो लावा या मैग्मा ज्यादा गाढ़ा होगा। जब ज्यादा गाढ़ा होगा तो ज्वालामुखी का उद्भेदन होगा, वो विस्फोटक होगा, तेज आवाज के साथ होगा। यदि मैग्मा या लावा में सिलिका की मात्रा कम होगी तो लावा और मैग्मा पतला होगा, जिससे दरारी उद्भेदन होगा। दरारी उद्भेदन का मतलब होता है सतह थोड़ा सा फट जाएगा और उसके बीच से क्या हुआ? पतला सा लावा दूर तक फैलते हुए चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी क्या है? तो पृथ्वी की सतह पे वो छिद्र जिससे लावा निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। यदि लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो मैग्मा या लावा गाढ़ा होगा और ज्वालामुखी विस्फोटक आवाज के साथ क्या होगी? उत्पन्न होगी। यदि लावा में सिलिका की मात्रा कम है तो विस्फोट के साथ ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है, लावा का उद्गार नहीं होगा। ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा या मैग्मा के साथ साथ राख, गैस और धूलकण और छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े और जलवाष्प बाहर निकलते हैं। सिलिका की मात्रा अधिक होगी, सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो विस्फोटक उद्गार होगा। और यदि मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम होगी तो उद्गार प्रायः क्या होगा? शांत होगा। ज्वालामुखी का वर्गीकरण लावा निकलने के आधार पे 3 प्रकार में करते हैं। तो ज्वालामुखी का वर्गीकरण 3 वर्गों में है। एक है सक्रिय ज्वालामुखी, एक है सुषुप्त ज्वालामुखी और एक क्या है? मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है उसमें से हाल फिलहाल में लावा या मैग्मा का स्राव हो रहा है। तो सक्रिय ज्वालामुखी में यानी एक्टिव वोल्केनो में लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण क्या होगा? तो स्ट्रोम्बोली, एटना ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और माउंट एरब्रूस ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, जबकि एटना ज्वालामुखी भी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के पास ही है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। इक्वाडोर एक देश है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, एंडीज पर्वतमाला पर। तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में है और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट एरब्रूस अंटार्कटिका पे है। अंटार्कटिका का है दक्षिणी छोर के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव क्या कहलाता है? अंटार्कटिका कहलाता है। अंटार्कटिका क्या है? महादेश है जो सालों भर बर्फ से ढका रहता है और उसमें कोई आबादी निवास नहीं करती है। आइए हम देखते हैं। तो यहां पे इक्वाडोर है और यहीं पे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और यहां पे एंडीज पर्वतमाला की क्या है? स्थिति है। ये भूमध्य सागर है। ये वाला क्या है? भूमध्य सागर है। इसी भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली और एटना ज्वालामुखी है।
कोई दिक्कत नहीं ना। आप ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये वाला क्या है, अंटार्कटिका है। आप हमें फटाफट कमेंट करें, अंटार्कटिका महादेश पे कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी 1 मिनट पहले मैंने क्या किया है बताया। ये भी ध्यान रखिएगा, यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर है, तो भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर में कौन कौन सी ज्वालामुखी है सक्रिय वाली, तो क्या नाम है उसका, स्ट्राम्बोली और इटना ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार द्वीप के बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार के उत्तर वाले आइलैंड में द्वीप में बैरन द्वीप है, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी की क्या है स्थिति है। ज्वालामुखी का दूसरा वर्गीकरण है सुषुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो। तो सुषुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो वर्षों से सक्रिय नहीं है, लेकिन उसमें विस्फोट की संभावना रहती है या है। जैसे विसुवियस ज्वालामुखी कहां पे है, इटली में है। इटली एक देश है जो यूरोप में है और यूरोप के दक्षिण में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है। काकराताओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर एक सुषुप्त ज्वालामुखी पाई जाती है। एग्जाम की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है कि कौन सी ज्वालामुखी कहां पे स्थित है, किस देश में स्थित है। जो ज्वालामुखी का तीसरा वर्गीकरण है उसको मृत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें हजारों सालों से उद्भेदन या विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में कोई संभावना भी नहीं है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो हजारों वर्षों से सक्रिय नहीं है और भविष्य में भी कोई संभावना नहीं है विस्फोट की, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग मृत ज्वालामुखी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किलिमंजारो ज्वालामुखी जो कहाँ है, अफ्रीका में है। चिम्बाराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ है, म्यांमार में है। आप हमें कमेंट कीजिए, म्यांमार भारत के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में कि पश्चिम में पड़ोसी देश है। देमबंद और कोस सुल्तान ज्वालामुखी भी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है जो कहाँ पे है, ईरान पे है। ईरान कहाँ है, ये वाला ईरान है। ध्यान रखिएगा, ये प्रशांत महासागर है, ये जापान है और जापान में फ्यूजियामा है। इसके अलावा ये इंडोनेशिया है। आप हमें कमेंट कीजिए, इंडोनेशिया में कौन सी ज्वालामुखी स्थित है। एंडीज पे एंकागुआ पर्वत श्रेणी, ये हमारा एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कोई दिक्कत। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, हमारा छोटा सा टॉपिक है कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आंतरिक स्थलरूप इंटरनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। ये सतह है, क्या है, ये सतह है और ये 30 किलोमीटर मोटाई वाली क्रस्ट है और इस क्रस्ट के नीचे स्टेनोस्फेयर है। इसी स्टेनोस्फेयर से लावा ऊपर निकलता है। तो जब लावा ऊपर से नीचे से जब ऊपर की तरफ आता है तो हमेशा सतह पे नहीं पहुंच पाता। कई बार सतह के नीचे वो रुक जाता है और विभिन्न आकृतियों में जमा हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप बोलते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब सपोज कीजिए कि ये वाला हमारा सतह है और यहां पे स्टेनोस्फेयर है। हम सभी जानते हैं स्टेनोस्फेयर से स्टेनोस्फेयर हमारे ज्वालामुखियों के लावा का प्राथमिक सोर्स है। तो जैसे स्टेनोस्फेयर से लावा
ऊपर निकलता है तो हर बार ऊपर नहीं जाता, यहीं पे विभिन्न आकृतियों में जमा हो जाता है सतह के नीचे ही। तो जो लावा सतह के ऊपर नहीं पहुंचता और इस आकृति में जमा हो जाता है अवतल दर्पण के आकार में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोपोलिथिक, लोपोलिथ बोलते हैं। यदि उत्तल लेंस के आकार में जमा हो जाता है तो उसको लेकोलिथ बोलते हैं। यदि गुंबद गुंबद की आकृति में जमा हो जाता है तो इसको बैथोलिथ बोलते हैं। अगर सीधे एक सतह सीधे ऐसे जमा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। तो कोई पूछे आपसे लैकोलिथ, लोपोलिथ, सील, डाइक, बैथोलिथ क्या है भाई? तो यह लावा का जमाव है। सब लावा का जमाव है, तो सभी लावा के जमाव है अलग अलग आकृतियों में। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम से प्लेट भी बनता है, थाली भी बनता है, लोटा भी बनता है, गिलास भी बनता है, चम्मच भी बनता है। नहीं तो एल्युमिनियम से सभी बर्तन बने हैं। उसी तरह ये सभी आकृतियां लावा के जमाव से बनी है सतह के नीचे। जब लावा सतह के ऊपर पहुंच जाता है और लावा गाढ़ा होता है, मैग्मा गाढ़ा होता है, तो फिर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। यदि लावा पतला है तो दरारी उद्भेदन होता है और लावा पतला पतला दूर तक फैल जाता है, दूर तक फैल जाता है, जिसे हम लोग लावा पठार के नाम से क्या हुआ जाना जाता है। तो लावा पठार, लावा पठार या ज्वालामुखी पठार और ज्वालामुखी पर्वत कब बनता है? जब स्टेनोस्फीयर से लावा सतह के ऊपर आके जमता है तब। जब स्टेनोस्फीयर से लावा सतह के नीचे विभिन्न आकृतियों में जमा हो जाता है तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे बैथोलिथ। तो जो बैथोलिथ है वो मैग्मा का जमाव है। कैसा? गुंबदनुमा। और किसका है? ग्रेनाइट का है। लैकोलिथ उत्तल ढाल वाला, ऐसे उत्तल ढाल वाला जमाव है किसका? लावा या मैग्मा का। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी से जो लावा और मैग्मा निकलता है वो कहां से आता है? तो वह स्टेनोस्फीयर से आता है। स्टेनोस्फीयर से आता है। स्टेनोस्फीयर कहाँ स्थित होता है? तो स्टेनोस्फीयर ये हमारा पृथ्वी का कोर है, ये हमारा पृथ्वी का कोर है, यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ये हमारा मेंटल लेयर है पृथ्वी का, और इस मेंटल लेयर के ऊपर एक 30 किलोमीटर परत पाई जाती है जिसको भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। और इसी क्रस्ट और मेंटल के ऊपर में के बीच में हमारा स्टेनोस्फीयर की क्या है? स्थिति है। और इसी स्टेनोस्फीयर से लावा या मैग्मा ज्वालामुखी को क्या होता है? प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? तो कोई पूछे बैथोलिथ क्या है? तो बैथोलिथ लावा के जमाव से बनी स्थल रूप है। कहाँ बनता है? सतह के नीचे। लैकोलिथ क्या है? तो लैकोलिथ लावा के जमाव से बनी हुई आकृति है। लोपोलिथ जो अवतल बेसिन की तरफ होती है, अवतल बेसिन यानी ऐसे रूप में जमा होती है। अभिनतियों और अपनतियों में अभ्यांतरिक जमा होती है, उसको फैकोलिथ कहते हैं। सील लावा का क्षैतिज जमाव होता है। डाइक ये भी लावा का लंबवत जमाव होता है। तो डाइक, सील, फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ ये सब किसके जमाव हैं? लावा के जमाव है। कहाँ? सतह के नीचे। सतह के नीचे ये सभी आकृतियां किससे बनती हैं? ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बनती हैं। आइए, एक शब्द है क्रेटर। क्या शब्द है?
क्रेटर। तो क्रेटर क्या है? तो ज्वालामुखी का वो शीर्ष भाग जिससे लावा निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर काफी बड़ा हो जाता है तो उसे कोल्डेरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्डेरा कहते हैं। जब ये क्रेटर धीरे धीरे टूट के बिखर जाता है, शांत हो जाता है, ज्वालामुखी मर जाता है और इसमें जब पानी भर जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। आप हमें फटाफट कमेंट कीजिए कि भारत के महाराष्ट्र में जो क्रेटर झील है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तभी मैंने बताने की कोशिश की कि क्रेटर किसे कहते हैं। तो क्रेटर ज्वालामुखी के शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा क्या है? आकृति है। इसी क्रेटर में जब पानी जमा हो जाता है तो इसको हम लोग क्रेटर झील के नाम से क्रेटर झील का निर्माण होता है। जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील, अभी मैंने सवाल पूछा था, जवाब मिल गया क्या? महाराष्ट्र में जो क्रेटर झील है उसका नाम क्या है? लोनार झील है। क्रेटर ज्वालामुखी का ऊपर वाला भाग है जिससे लावा निकलता है, जो कीप के आकार का होता है। और क्रेटर का बड़ा वाला रूप को क्या बोलते हैं? कोल्डेरा बोलते हैं। जब कोल्डेरा अक्षय अपर्दन से टूट के काफी बड़ा हो जाता है, छिछला हो जाता है, कम गहरा हो जाता है और फिर उसमें पानी जमा हो जाता है तो उससे क्रेटर झील का निर्माण होता है। अभी बता दिया कोल्डेरा किसे कहते हैं। तो क्रेटर का अधिक विस्तृत रूप क्या है? कोल्डेरा है। लावा पठार, जब ज्वालामुखी का विस्फोट, पतला और दरारी उद्भेदन होगा तो लावा दूर तक फैलेगा। क्या फैलेगा? दूर तक फैलेगा। इसी से लावा पठार का निर्माण होता है। क्या होता है? लावा पठार का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे डक्कन ट्रैप भारत में, दक्षिण भारत में। कोलंबिया स्नैक पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, जो लावा पठार का क्या है? उदाहरण है। पराना पठार ब्राजील, ड्रैकेंसबर्ग पठार दक्षिण अफ्रीका। आप हमें फटाफट कमेंट करें कि ब्राजील में दुनिया की सबसे बड़ी नदी बहती है, तो उस बड़ी नदी का नाम बताना है कि ब्राजील में दुनिया की सबसे बड़ी नदी बहती है, उसका नाम बताना है। साथ में एक दूसरा सवाल है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कहाँ बहती है, उसका नाम क्या है और वह किस सागर में मिलती है, ये भी आप हमें क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। तो लावा के द्वारा, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा जो पठार का निर्माण होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? ड्रैकेंसबर्ग पठार, पराना पठार, दक्कन का पठार और यूएसए का कोलंबिया स्नैक पठार किसका उदाहरण है? लावा पठार का उदाहरण है। अब दो शब्द है, उष्णोस या गीजर। क्या नाम है? उष्णोस या गीजर या फूमारोल्स या धुआरे। ये दोनों स्थलाकृतियां ज्वालामुखी से संबंधित है। क्या है? ज्वालामुखी से। ये पानी का फव्वारा आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पानी का फव्वारा देख रहे हैं। होता क्या है कि एस्टेनोस्फेयर से एक लावा ऊपर की तरफ आता है और बीच रास्ते में क्या हुआ? रुक जाता है और इस पाइप के बगल में पानी का एक सोर्स होता है और वो पानी धीरे धीरे इसमें आना शुरू कर देता है। यहां पे आग है, ऊपर से पानी गिरेगा तो जलवाष्प का निर्माण होगा नहीं, और ऊपर में पानी भी भरेगा। तो शाम तक जलवाष्प की मात्रा का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि इसमें से तेज पानी का फव्वारा निश्चित समय पे प्रत्येक दिन निकलते रहता है। उसी को हम लोग उष्णोष्ण या उष्णोत्स या गीजर के नाम से क्या हुआ? जाना जाता है। काफी फेमस शब्द है। गीजर का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित
ओल्ड फेथफुल गीजर और एक्सेलसियर गीजर। ये ओल्ड फेथफुल गीजर है, ये पानी भरा हुआ है, इसके नीचे पाइप में, जिसका संबंध ज्वालामुखी के डक्ट से होता है, पानी अगल बगल से कहीं उसमें गिर रहा होगा और भाप बनते बनते इतना तेज भाप बनता है शाम तक कि एक तेज फव्वारे के साथ क्या हुआ, लगभग 80-60 फीट ऊपर तक क्या हुआ, पानी का फव्वारा उत्पन्न होता है। तो गीजर क्या है? तो गीजर पानी का एक ऐसा कुंड है जिससे निश्चित अंतराल पे पानी का फव्वारा काफी ऊपर की तरफ निकलता है, और इसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर। ऐसा ही गीजर एक आइसलैंड में है जिसको ग्रैंड गीजर के नाम से क्या हुआ, जाना जाता है। फूमारोल्स या धुआंरे, ये देखिए, ये पर्वत है और ये यहां से भाप निकल रही है। ये पहाड़ पहले ज्वालामुखी था, अब ज्वालामुखी समाप्त हो गई, या ज्वालामुखी भी पूरी तरह से विस्फोट नहीं हुआ, नीचे से लावा निकलता रहा, नीचे से लावा ऊपर की तरफ निकलते रहा, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं आया। लेकिन इस पहाड़ को बीच बीच से क्या किया, ब्रेक कर दिया। जो जमीन ऊपर उठी, जो जमीन ऊपर उठी वो पूरी तरह से विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन इस समतल भूमि थी और इस समतल भूमि धीरे धीरे क्या हुआ, उठ गई। क्या हो गया, उठ गई और फट गई। और लावा का, मैग्मा का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं रहा कि ज्वालामुखी का विस्फोट हो। या ये भी कंडीशन है कि एक ज्वालामुखी पर्वत धीरे धीरे मर रही है। क्या हुआ, धीरे धीरे मर रही है। जब वो ऊपर उठ रही थी, अब वो धीरे धीरे शांत हो रही है, लावा का दबाव, तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहाड़ पर्वत नीचे गिर रहे हैं, धंस रहे हैं, और बीच बीच से क्या हुआ, ब्रेक हो जा रहे हैं। और ब्रेक हो जाने के बाद इनमें से जल वाष्प क्या हुआ, गर्म गैस से निकलती है। और सुबह शाम जब ऊपर का तापमान कम होता है, गर्म गैस से जब निकलती है तो पूरे पहाड़ पे धुआं जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे फूमारोल्स या धुआंरे कहते हैं। ठीक ये वैसे ही कहानी है, जब जाड़े के दिनों में बिना सिगरेट पिए धुआं निकालते हैं ना हम लोग, तो जाड़े के दिनों में क्या होता है कि बाहर वायुमंडल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारी सांस निकल रही है उसका टेम्परेचर 35-37 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे बाहर के वायुमंडल में जलवाष्प के जो कण हैं जो जम गए हैं, तो जैसे गर्म हवा या गर्म सांसें उसको लगती है, तो वो बर्फ जो पिघलती है उसी से सफेद जैसी क्या हुआ, धुएं जैसी आकृति का निर्माण होता है। तो धुआंरे या फूमारोल्स का संबंध क्या है, ज्वालामुखी क्रिया से है, और यह ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था का प्रतीक है। फूमारोल्स का एग्जाम्पल क्या है, तो कटमई पर्वत, और कटमई पर्वत को 10,000 धुमारों की घाटी कहते हैं। यह यूएसए के अलास्का प्रांत, अलास्का स्टेट में क्या है, स्थित है। को सुल्तान धुआरा भी है जो कहाँ है, ईरान में है। और व्हाइट द्वीप का धुआरा है जो कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में स्थित है। अब हम देखेंगे कि ज्वालामुखी का विस्फोट सबसे अधिक पृथ्वी पे कहाँ होता है। तो ज्वालामुखी का सबसे अधिक विस्फोट कहाँ होता है, प्रशांत महासागर। कहाँ होता है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के किनारे किनारे, प्रशांत महासागर के किनारे किनारे ज्वालामुखियों का संख्या अधिक है पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे। अगर मैं कहूं कि ज्वालामुखी जो क्रिया होती है, ज्वालामुखी की घटना घटती है, उसे किस सिद्धांत के द्वारा ज्यादा बेहतर रूप से समझा सकता है, तो किस सिद्धांत के द्वारा, प्लेट विवर्तनी किस सिद्धांत के आधार पे अधिक रूप से क्या, अधिक बेहतर रूप से समझा जा सकता है। दुनिया के 80% जो ज्वालामुखी है वो विनाशात्मक प्लेट किनारों पे क्या हुआ, स्थित है। विनाशात्मक प्लेट किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, इसको किस सिद्धांत के द्वारा बेहतर रूप से समझ सकते हैं, तो किस सिद्धांत के द्वारा, प्लेट विवर्तनी किस सिद्धांत के द्वारा क्या हुआ, समझ सकते हैं, जिसको हैरी हैस ने दिया था। और दुनिया के 80% ज्वालामुखी कहाँ कहाँ निर्मित हुए, तो प्लेटों के किनारे, विनाशात्मक किनारे पे क्या हुआ, निर्भर हुए हैं।
प्रशांत महासागर के किनारे किनारे ढेर सारी ज्वालामुखियां पाई जाती है। लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के दोनों तटीय इलाकों में पाई जाती है और इस ज्वालामुखी की जो संरचना होती है उसे हम प्रशांत महासागर का अग्नि वलय कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर का अग्नि वलय कहते हैं। उम्मीद है ज्वालामुखी पे एक छोटा सा क्लास आपको पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों को मेरा चैनल शेयर करें, वीडियो शेयर करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ जाएं। आप सभी का धन्यवाद।